ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा टाइम एंड वर्क, ठीक है। मोर टाइम मोर वर्क विल बी डन, लेस टाइम लेस वर्क विल बी डन, ठीक है। कितने समय में कितना काम किया जा रहा है या कितने काम को करने में कितना समय लगता है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। इफ वी हैव मोर टाइम मोर वर्क विल बी डन, इफ वी हैव लेस टाइम लेस वर्क विल बी डन। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए अब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि सपोज अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज, कोई पर्सन वन वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये हो रहा है तो द पर्सन विल कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्क इन वन डे विल बी इक्वल टू 1/10 पार्ट, ठीक है। 10 डेज में वन वर्क, तो वन डे में कितना करेगा, इस वन वर्क का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट। अब यहाँ पे वन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल वन वर्क का 10th पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट वर्क लिखा है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट वन वर्क लिखा हुआ था। तो 10 days is equal to one work. Therefore, one day is equal to 1/10 part of the work. Is that clear? ये आपको ध्यान रखेंगे। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इफिशिएंसी। भाई जिस किसी पर्सन की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो काम को कम समय में करेगा कि ज़्यादा समय में करेगा, कम टाइम में करेगा, करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले जब हम कंप्यूटर यूज़ करते थे पेंटियम के ज़माने में, उस समय उसकी इफिशियंसी बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए कोई भी चीज़ हम जैसे उसमें कमांड करते थे इट यूज टू स्टार्ट बफरिंग, या टाइम लगाता था, नहीं लगाता था। इसका क्या मतलब हो रहा है, लेस इफिशियंसी मोर टाइम, अंडरस्टूड। लेस इफिशियंसी मोर टाइम, भाई इफिशियंसी कम थी से ज़्यादा समय लगता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, कंप्यूटर की इफिशियंसी बढ़ा दी गई है, तो कम समय में काम कंप्लीट हो जाता है, आप एक बटन प्रेस किए और वर्क इज डन। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और वो कॉन्सेप्ट है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, याद रखिएगा। मोर इफिशियंसी लेस टाइम, लेस इफिशियंसी मोर टाइम, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/t, दोनों करके कि हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इफिशियंसी और टाइम हमेशा, ये इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इफिशियंसी, जो जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप घर में पढ़ाई करते हैं, बेटा आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, 8-10 घंटे, ठीक है। अब आप एक सीटिंग में अगर मान लीजिए जितने भी घंटे आप पढ़ाई करेंगे वही आपकी इफिशियंसी होगी, याद रखिएगा। एक घंटे में या एक दिन में या एक सप्ताह में या एक महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, यूनिट। सो द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज इफिशियंसी। तो किसी भी यूनिट टाइम में जो भी वर्क हो किया जाता है वही उसकी इफिशियंसी कहलाती है, चाहे वो काम 1 सेकेंड में हो, 1 मिनट में हो, 1 आवर में हो, 1 डे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम शुड ऑलवेज बी यूनिट, और किसी भी यूनिट टाइम में जो भी काम होता है या जितना भी काम होता है वही इफिशियंसी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप एक घंटे में जितने भी चैप्टर की तैयारी करते हैं वो इफिशियंसी है। एग्जाम आपका 1 घंटे का होने वाला है, मान लीजिए आपका एग्जाम 1 घंटे का है, 1 आवर का है, और आप उस 1 आवर के टाइम में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाते हैं दैट इज नोन एज, और दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी ऑफ द कैंडिडेट। आई बात समझे। तो व्हाट यू नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन इज यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन लेस टाइम, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, आपकी इफिशियंसी को चेक करने के लिए कि भाई आप 1 घंटे के टाइम में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफिशियंसी का क्या मतलब हुआ, इफिशियंसी मीन्स वर्क डन इन यूनिट टाइम, किसी भी या जितने भी काम यूनिट टाइम में किया जाए वही उसकी इफिशियंसी कहलाती है। आई बात समझे। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिंबल, पहले इसको समझ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को भी देखा हुआ है, देखा है आप लोगों ने। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे स्पीड है और इसको ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली उसको इज इक्वल टू लेकर के बता रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन्स इफ वी हैव मोर स्पीड, more distance will be covered, and if we have less speed, less distance will be covered. It means if speed increases, distance covered is also increased. If speed decreases, distance covered also decreases. Okay, similarly आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे चूंकि अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। More speed, more distance will be covered, less speed, less distance will be covered. And also speed is inversely proportional to time. Inversely proportional to time, it means here if more speed is there, less time will be taken. If less speed is there, more time will be taken. It means we have another concept, speed is inversely proportional to time. ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ध्यान से देखना, ये जो सिंबल है अल्फा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ मैन और मेन, मोर वर्क विल बी डन। लेस नंबर ऑफ मेन, लेस वर्क विल बी डन। यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। यही कहलाता है, यही रिलेशनशिप कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? ऑल्सो वी हैव टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। टाइम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मोर टाइम, मोर वर्क विल बी डन, लेस टाइम, लेस वर्क विल बी डन। Similarly, number of days is also directly proportional to work. Means if we have more number of days to complete any work, more work will be done. If we have less number of days, less work will be done. Simple. That is why here all these quantities have been taken directly proportional to work. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन सबको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि MTD means number of men, time and number of days, they all are directly proportional to work. More men, more work, more time, more work, more number of days, more work will be done. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि याद रखिएगा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। व्हाट डज इट मीन? इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ मैन, लेस नंबर ऑफ डेज विल बी टेकन। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी काम को एक व्यक्ति से करवाते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो पर्सन है, वो एक काम को करने में 10 डेज का समय लगाता है। उसी काम को अगर कहीं मान लीजिए मैं 10 कैंडिडेट्स रख दूं उसी काम को करने के लिए, तो एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 डे होगा। इट मीन्स लेस नंबर ऑफ मैन, मोर टाइम विल बी टेकन, मोर नंबर ऑफ मैन, लेस टाइम विल बी टेकन। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इन सभी को मैं कॉन्सेप्ट्स को मिला देता हूँ एक साथ, कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनता है। वो जनरल फॉर्मूला क्या, देखिए, इफ M1 persons can do W1 work in D1 days and M2 persons can do W2 work in D2 days, then we have a general formula। जनरल फॉर्मूला कैसे है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा M1, ध्यान से देखिएगा, M1 D1 upon W1 is equal to M2 D2 W2, where M1 D1 and M2 D2 these are number of men and number of days, while W1 and W2 these are the work। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, ये M1 D1 W1 सब 1 रहेगा याला।
ये M2 D2 W2 सब 2 वाला पार्ट रहेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट हियर M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1। ये कहलाता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, व्हेन यू आर गिवन नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नाउ अब देखिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं जो नंबर ऑफ डेज के साथ साथ मैं नंबर ऑफ टाइम को मिला दूँ, मीन्स T1 T2 आवर्स को ले लेते हैं। कोई पर्सन जैसे मान लीजिए एक दिन में 10 आवर्स काम करता है, ठीक है, तो 10 आवर्स क्या है, T1 ले लेते हैं। दूसरा पर्सन एक दिन में 12 आवर्स काम करता है, 12 आवर्स क्या है, T2 है। तो अगर कहीं मान लीजिए इस जनरल फॉर्मूला में हम T1 और T2 को भी इंक्लूड करेंगे, देन वी हैव अ न्यू फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर T1 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई T2 बाय T2। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा M1 T1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 D2 एंड W1। ठीक है, अगर हम चाहें इसमें इफिशिएंसी मिलाना तो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड हियर इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी जब मिलाएंगे क्या हो जाएगा, M1 T1 D1 E1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 D2 W2 सॉरी E2 इंटू W1। देखिए इफिशिएंसी मिला देते हैं यहाँ पे। देखिए इफ E1 एंड E2 represent the efficiency of any person, then we have a new format for the general equation, that is M1 T1 E1 D1 W2 is equal to M2 T2 E2 D2 W1। सिंपल, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? कुछ नहीं रखा, एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 16 men can do a piece of work in 10 days। We have total number of candidates 16, number of days 10 days। How many men are required to complete the work in 40 days? अब थोड़ा ध्यान से देखना इधर। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 men, ओके, 16 men can do a piece of work in 10 days। Okay, 10 days। In this question, we have total number of candidates 16. Number of days is 10. Okay. Now the question is how many men are required to complete the work in 40 days? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहा है? 16 men जो है वो 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, तो 40 डेज में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मैन कम होंगे। इन्वर्सली रिलेशन होता है कि नहीं होता? अभी बताया था कि नंबर ऑफ मैन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के। मोर मैन लेस नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड। भाई मेरे पास ज़्यादा कैंडिडेट है किसी काम को करने के लिए, तो वो काम कम दिन में खत्म होगा कि ज़्यादा दिन में खत्म होगा? लेस नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए मेरे पास लेस नंबर ऑफ पर्सन है, मान लीजिए इस बिल्डिंग को बनाना है मेरे पास, मैं बोलूँगा भैया एक कैंडिडेट इस बिल्डिंग को बनाएगा और मेरे टाइम पे बना के देगा क्या? वो नहीं बनाएगा ना, बन ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ वर्क फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं 100 कैंडिडेट को रख देता हूँ, तो बिल्डिंग क्या उतना ही समय लगेगा जो एक कैंडिडेट बना रहा है जितने समय में? नहीं ना, उससे कम समय में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज और टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 डेज की जगह पे यहाँ पे 10 40 डेज हो गया, डेज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मैन कम होगा। हमारा आंसर जो है 16 से भी कम आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए चेक करते हैं इसको। इसके दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। लेट अस पुट दिस वैल्यूज हियर। 16 मेन, तो M1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 16 एंड D1 इज इक्वल टू 10, D2 is equal to 40। Now we need to find out here M2। Okay,
So let us put these values in this general formula we have. 16 men can complete a piece of work in 10 days. Work is 1, तो 1 वर्क को 16% 10 days में कंप्लीट करते हैं. Then same work will be done by X candidate in 40 days. ठीक है, M2 के जगह पे आप चाहें तो M2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे X लिखा हुआ है. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? काम तो वही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे W1 इज इक्वल टू W2 लिखा हुआ है. क्लियर हुआ? नाउ लेट अस मल्टीप्लाई हियर. क्या हो जाएगा देखिए, डाटा को मल्टीप्लाई करना है. ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया. 4 1 जा 4 4 जा 16. इसका मतलब क्या हो रहा है, X इज इक्वल टू 4 days, सॉरी 4 पर्सन से नंबर ऑफ मैन को निकाल रहे हैं. 4 मैन की जरूरत पड़ेगी. सिंपल. 10 days में 16 पर्सन, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दीजिए. नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है ना, तो मैं ज़्यादा आदमी रख करके क्या करूँगा, तो 4 मैन 4 आदमी काम खत्म कर देंगे उसको. क्लियर हुआ? आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है. यहाँ पर कितने पर्सन है, यहाँ पर 16% कैन डू 10 days में, है ना भाई. 10 days काम कंप्लीट करते हैं. इसको ऐसे लिख लीजिए पहले. 10 हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ पर्सन 10 days में कितने पर्सन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे 16 मैन पड़ी नहीं पड़ रही है. तो 1 day में कैसे निकालेंगे, तो 1 day में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 10, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर, बिकॉज नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज. अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को कम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. हाँ लिख सकते हैं इसको, 1/16 लिख सकते हैं इसको. ठीक है, अब देखिए 1 day में कितने का काम होगा, यहाँ पे इतने पर्सन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर. तो 40 days में भाई काम को कितने दिन में खत्म करना है, 40 days में. अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले नंबर ऑफ डेज को कम किया था, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया था. अब यहाँ पे क्या कर, नंबर ऑफ डेज को वापस इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 का डिवाइड करना पड़ेगा. तो 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40, 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 1 4 4 इज इक्वल टू 4 मैन आर रिक्वायर्ड. ऐसे भी कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला मेथड सिंपल है. इस पर थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा समझे? क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े. देखिए अब लिखा है यहाँ पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज इन 8 hours. ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस M1 40, 60 ट्रीज ये आपका W1 है, एंड 8 hours दिस इज T1. इफ 8 men लीव, ठीक है, 8 men लीव, 8 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं जॉब, ठीक है, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 hours. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, M1 D1, और यहाँ पे D1 की जगह पर T1 कर लीजिए यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टाइम इज गिवन इन T1, एंड अपॉन W1 is equal to M2 T2 upon W2. Now let us put these values here. So here the value of M1 is 40 and time period is 8 hours. One work is 60 trees. 60 trees का काम है ना उनको, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 60 इज इक्वल टू M2 क्या हो गया यहाँ पर, तो 40 माइनस 8. आई बात समझ में, 40 माइनस 8, क्योंकि 40 persons वर इनिशियली वर्किंग एंड आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर जैसे कि 80 मैन जो है वो काम छोड़ के चले गए, तो हमारे पास बच जाते कितने, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32, एंड टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 12 hours का टाइम लग रहा है. ठीक है, निकालना क्या है हमें यहाँ पर, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट, तो यहाँ पे W2 निकालना है. ठीक है, W2 निकालना है, कितने ट्रीज काटे जाएंगे. सिंपल है, इसको अगर कुछ कैंसिल अगर होता है तो कर देते हैं. ध्यान से देखिए, चलिए, सो वी हैव W2 इज इक्वल टू 32 इंटू 12 होल अपॉन 40 इंटू 8, और ये 60 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ मैं केवल यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं,
देखिए यहाँ पर इसको जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 3 जा, और ये हो जाएगा 8 1 जा 8 4 जा। तो द वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72, 4 3 12 12 6 जा 72, तो 72 ट्रेज विल बी कट, इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन तो कम हो गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन कम, टाइम ज़्यादा लगना चाहिए ना, लेकिन उसके हमने टाइम को यहाँ पर 12 आवर्स कर दिया, टाइम बढ़ गया यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं, ट्रीज नंबर ऑफ ट्रीज 72 विल बी कट इन 12 आवर्स। ठीक है, टाइम बढ़ गया ना यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया, टाइम बढ़ा दिया है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 men कैन प्रिपेयर 10 toys in 6 days working 6 hours a day. How many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? Can you please solve this? Try to solve this quickly. सबसे पहले क्या देखना है आपको यहाँ पर, 5 men, राइट। सो डायरेक्टली हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, m1 एंड नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे w1 इज गिवन, 6 days मीन्स t1 एंड वर्किंग आवर कितना है यहाँ पर t1 ले लेते हैं, अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 d2 अपॉन w2। ठीक है, let us put these values in this general formula. So we have 5 men working 6 days and 6 hours per day completes 10 toys. Then how many days, 12 men, so 12 men working for d2 time and working hour is 8, कितने टॉयज बना रहे हैं, 16 टॉयज, बस बना लीजिए। देखिए 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, साइड बाय साइड हमने कैंसिल किया यहाँ पर। एक और देख लेते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, साइड बाय साइड कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 8 जा, हो गया, साइड बाय साइड डिनोमिनेटर पिछले कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 1 जा 8 1 जा, बचा क्या, d2 इज इक्वल टू 3 ओनली, दिस इज आवर आंसर। सो हियर वी हैव d2 इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, d2 ये 8 1 जा हो गया, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ओनली 3 इज लेफ्ट हियर, तो आंसर इज 3। क्लियर हुआ, कैंसिल करना आया, कैसे करना कैंसिल, बना लीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट यू टू सॉल्व दिस, बनाइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, देन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है, आपका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, चलिए लेट अस चेक दिस, क्या सभी का आंसर बी आ रहा है आपका, सॉल्व नहीं किया है? चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन m1 डू अ वर्क इन 60 days, one work means w1, number of days d1, if there were 8 men more, it means m1 plus 8, m1 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन है, उसमें से 8 पर्सन मोर है, it could be finished in 10 days, d2, how many men are required, we need to find m1, सेम वर्क है यहाँ पर, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखिए m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यूज हियर। सो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो m1 है इसको आप लोग ले लीजिए x, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 8। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, x नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन डू अ वर्क इन 60 days, वन वर्क है यहाँ पर, एंड इफ देर वर 8 men more, so x plus 8, ठीक है, into number of days 10,
अच्छा 10 डेज लेस, सॉरी 10 डेज लेस बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो 10 डेज लेस है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज से 10 डेज लेस हो जाएगा, तो दैट इज 50 एंड अपॉन 1। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर देते चलिए। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, अप्लाइंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी अप्लाइंगे यार द ब्रैकेट्स, लेट अस सॉल्व द ब्रैकेट एक्चुअली। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 60 इज इक्वल टू 50x प्लस 8 5 ज़ा 40, 400 हो गया। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये 50x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो विल हैव 10x इज इक्वल टू 400, तो जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, सॉरी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ये 40 क्या है, नंबर ऑफ मैन। इसका मतलब हमें 40 पर्सन की जरूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए। है बात समझे। अब ऐसा क्यों हुआ देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हुआ है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ डेज को 10 डेज कम किए, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने बढ़ गए, 8% ज़्यादा कर दिए, है नहीं, क्वेश्चन बोला नहीं कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े चलिए। नाउ लेट अस यूज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी और इफिशिएंसी मींस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कैपेसिटी को इफिशिएंसी भी बोलते हैं, और इफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में जितना भी काम किया जाए वही उसकी इफिशिएंसी कहलाती है। इसको याद रखने के लिए इस इफिशिएंसी को अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा कि आप एक घंटे में कितने चैप्टर्स या कितने कॉन्सेप्ट्स आप कर पाते हैं, वही आपकी इफिशिएंसी है। सभी लोग चेक कर सकते हैं क्या भाई, मिस कर सकती हो ना। आप ये देखिएगा कि भाई आप एक घंटे में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे वही आपकी इफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो सभी को पता अपनी अपनी इफिशिएंसी, यस और नो, यस प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब क्या हो रहा है, मोर इफिशिएंसी लेस टाइम, लेस इफिशिएंसी मोर टाइम विल बी टेकन। ठीक है, therefore here work done in unit time means, work done in unit time का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम आपका वन, वर्क डन इन 1 डे और वर्क डन इन 1 आवर और वर्क डन इन 1 मिनट, तो टाइम शुड ऑलवेज बी यूनिट, और किसी भी यूनिट टाइम में जितना भी काम किया जाए वही कहलाता है इफिशिएंसी। ठीक है, वही आपकी इफिशिएंसी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है किसी काम को करने में जो लगा समय है वो इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मोर टाइम लेस इफिशिएंसी, लेस टाइम मोर इफिशिएंसी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड इफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब बस समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम टेकन टू फिनिश द पार्शियल वर्क, अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पार्शियल वर्क। अब पार्शियल वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है एक दिन में जितना भी काम कर रहा है, ठीक है, वो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वही पर्सन उस काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में जितने भी पार्ट ऑफ वर्क किए जाएंगे वही उसका पार्शियल वर्क कहलाएगा, है कि नहीं। भाई टोटल एक दिन में तो इंटायर काम को नहीं करेगा, क्योंकि टोटल वर्क विल बी डन इन 10 डेज, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट। ठीक है, एक काम का 10वां हिस्सा करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल वर्क। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए इसको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ए जो है अगर एक काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ए प्लस बी, मान लीजिए ए प्लस बी इस काम को कितने में कंप्लीट करेंगे, तो ए प्लस बी यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, और बचे हुए काम को मान लीजिए किसी कारणवश जो है वो बीच काम छोड़ के चला जाता है। समझिएगा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं कोई एक काम है जिसको ए और बी साथ में काम करते हैं। ओके, देयर इज वन वर्क एंड विच इज डन, इट इज डन बाय ए एंड बी बोथ टुगेदर। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू सम वर्क बी लेफ्ट द जॉब। ठीक है, पहले ये बात हुई थी कि भाई ए और बी तो इस काम को पूरा कंप्लीट करेंगे,
कुछ समय तक ए और बी दोनों काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द जॉब, ठीक है। अच्छा, बी उस काम को छोड़ दिया तो बचे हुए काम को कौन करेगा? तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय ए, तो दिस इज नोन एज रिमेनिंग पार्ट, और ये हो गया पार्शियल वर्क इज डन। आई बात समझे? तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, टाइम टेकन टू फिनिश द पार्शियल वर्क इज इक्वल टू पार्शियल वर्क, कितना काम बचा हुआ है, अपॉन इफिशिएंसी, जो पर्सन उस पार्शियल वर्क को करेगा उसी की इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? जो जा चुका है उसकी इफिशिएंसी का क्या मतलब, तो काम ही नहीं कर रहा है ना, तो जो उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा, जो पर्सन कंप्लीट करेगा उसी की इफिशिएंसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। सो द टाइम टेकन टू फिनिश द पार्शियल वर्क इज इक्वल टू पार्शियल वर्क, कितना काम बचा हुआ है, अपॉन efficiency of the candidate, efficiency of the person who is going to complete the remaining part of the work. Is that clear? आई बात समझ में? चलिए, आई बात समझ में? तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप लोग सैलेड्स वगैरह रखिए या फ्रूट्स रखिए, बॉडी स्ट्रांग रहेगा तो आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग रहेगा, मेंटल स्टेटस स्ट्रांग रहेगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सो इफ अ मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, अगर कोई पर्सन एक काम को 25 डेज में करता है, इसका क्या मतलब हो रहा है, वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, तो अगर 25 डेज में 1 वर्क कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, 1/25 पार्ट ऑफ द वर्क, उस टोटल काम का 25th पार्ट करेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो हिज एफिशिएंसी, ये लिखा ना, वर्क डन बाय हिम इन 1 डे एंड the work done by any candidate in unit time is known as efficiency. Therefore, efficiency of the candidate is equal to 1/25. याद रखिएगा, efficiency हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल रहेगा। टोटल टाइम कितना, 25 डेज है ना, 1 अपॉन कर दोगे तो efficiency बन जाएगी वो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट एक काम को 10 डेज करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इस 10 का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा। 10 डेज में टोटल काम कंप्लीट करते, एक दिन में कितना करेगा, 1/10 पार्ट, 1/10 मीन्स व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट एक काम को एक्स नंबर ऑफ डेज में करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इस एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, अब वो पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, now if the capacity or efficiency of the man is 1/30, then he can do the work in 30 days। अगर उसकी efficiency 1/30 है तो 1/30 का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 30, तो वो पर्सन उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours एंड साहिल कैन डू इट इन 12 hours। इन हाउ मेनी hours will they finish the work if they work together? ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स की इंडिविजुअल नंबर ऑफ टाइम दिया, नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है। ठीक, देखिए, राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours। राहुल कितने घंटे में काम करता है, तो राहुल कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 8 hours। देयरफॉर हिज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/8। होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ आवर्स दिया हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आवर्स का रेसिप्रोकल, तो हिज एफिशिएंसी विल बी 1/8 पार्ट। सिमिलरली साहिल कैन डू इट इन 12 hours, तो साहिल उस काम को अगर 12 hours करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ साहिल इज 1/12। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, राहुल प्लस साहिल, तो राहुल का 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, प्लस साहिल 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, मीन्स एफिशिएंसी ऑफ राहुल प्लस एफिशिएंसी ऑफ साहिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/25 24। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/24 पार्ट। ये पार्ट भी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो निकल जाएगा आवर्स। तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यहाँ कर लीजिए, तो 5/25 पार्ट विल बिकम 25/5 डेज। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको, ये 24 है ना, इसको सॉल्व करना आता है। 24/5 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ तो 5 ही रहेगा, तो 5 4 20 प्लस 4, तो 5 4 20 प्लस 4 24 आ गया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 and 1/5 आवर्स।
या डेज कर लीजिए, किस में दिया आंसर है, डेज में दिया है, तो ये आ जाएगा इसका 4/5 डेज। ठीक है, डेज में दिया तो आपका आंसर डेज में आएगा, आवर्स में रहेगा तो आवर्स में आएगा। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन y डेज, इफ दे वर्क टुगेदर देन दे विल कंप्लीट द वर्क इन x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने अभी राहुल और साहिल वाले क्वेश्चन देखे थे। राहुल अगर एक काम को कितने दिन कंप्लीट किया था, 8 आवर्स, चलिए ये 8 आवर्स में कंप्लीट किया था। एंड साहिल डिड द सेम वर्क इन 12 आवर्स। ठीक है, अभी हमने इसका डिटेल मेथड देखा हुआ है। इसका शॉर्टकट मेथड ये है, सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई, सो working together they will complete the work in, okay, the work will be done in, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम, सो हियर वी हैव x इंटू वाई अपॉन सम ऑफ द टाइम। तो x इंटू वाई क्या है यहाँ पर, 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, तो 8 इसको आप ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिए, 8 इंटू 12 अपॉन 20, ठीक है, 4 टू ज़ा 4 5 ज़ा, ठीक है, 12 टू ज़ा 24 अपॉन 5, ये निकल जाएगा आर्ट्स में। ठीक है, वही आ रहा है आंसर भी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जिसमें दोनों ही कैंडिडेट्स के इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन ये कहा जाए कि दोनों पर्सन साथ में मिलकर के काम कंप्लीट करते हैं, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। सिंपल सी बात है, पहले सिंगल कैंडिडेट है, ध्यान से देखना, राहुल उसी काम को अगर अकेले करता है तो 8 आवर्स में कंप्लीट करेगा, इंडिविजुअल टाइम टेकन बाय राहुल। अगर सेम काम को हम राहुल को सॉरी साहिल को दे दें, ठीक है, अगर उसी काम को साहिल को करने दिया जाए तो साहिल विल टेक 12 आवर्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क। ये इंडिविजुअल वर्क है उनका, इंडिविजुअल नंबर ऑफ आवर्स। अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो क्या अभी भी ज़्यादा समय लगने वाला है, कम समय लगने वाला है, कम समय लगेगा ना। तो देखिए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो 8 आवर्स और 12 आवर्स काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो कितने में आ रहा है, ये लगभग 4 आवर्स के आसपास हो रहा है, 4 एंड 4 अपॉन 5 आवर्स में, इतने में काम हो रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स जो कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए। इज दैट क्लियर? अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं, और क्वेश्चन ये कहा जाए कि अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे लिखा हुआ है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू इट इन y डेज एंड सी कैन डू इट इन z डेज एंड इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर एक साथ काम करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन x इंटू वाई इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ डेज अपॉन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टाइम्स या नंबर ऑफ डेज, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये इस प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आप फॉर्मूला क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। है यहाँ पे एकदम आसान, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ठीक है, ये कैसे आता है बताना है क्या? आर यू श्योर? कहोगे तो मैं बता देता हूँ, बताना है, चलिए आगे बढ़े, चलिए लिख लिया आपने? हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा हुआ है, ए इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसी काम को इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए दो कैंडिडेट मिल करके साथ में काम करते हैं, तब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए पहले
इसमें लिखा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अब यहाँ पर ए और बी पहले एक्स डेज तक काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, और उसी काम को बी और सी अगर करना चाहें तो वाई नंबर ऑफ डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर उसी काम को ए और सी अगर करना चाहें तो ए एंड सी विल कंप्लीट द वर्क इन जेड डेज। तो यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है। दो लोग मिल करके एक काम को एक्स नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, या वाई नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, या जेड नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वर्किंग टुगेदर देयरफॉर इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो कैंडिडेट एक काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि अगर ये सभी कैंडिडेट्स एक साथ उस काम को कंप्लीट करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज, एंड सी एंड ए working together completes the work in z days, therefore we have their efficiency, a और b की efficiency 1 upon x, b and c की efficiency 1 upon y, और c and a की efficiency 1 upon z। जब when all these candidates work together then क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दें, यहाँ से देखिएगा ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b एंड सी प्लस सी 2b 2c, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सबको ऐड कर दिया मैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी टर्म्स को ऐड किए और राइट हैंड साइड वाले सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड आ जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, एलसीएम निकालना आता है कि बता दूँ, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का एलसीएम हो जाएगा। अब क्या होगा 1 अपॉन एक्स का एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ एक्स कैंसिल, वाई जेड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड में यहाँ से वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स एक्स कैंसिल किया तो वाई जेड में आएगा, वाई वाई कैंसिल होगा, एक्स जेड में आंसर आएगा, जेड कैंसिल होगा, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में आंसर आएगा। ये जो निकलेगा ना अभी पार्ट ऑफ वर्क निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यहाँ का 2 यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स वाई जेड, ये इतना पार्ट होगा। इस पार्ट का रेसिप्रोकल करेंगे तो डेज निकल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज अपॉन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर ऑफ डेज, तो हो जाएगा 2xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। कब, जब ए बी और सी दे ऑल विल बी वर्किंग टुगेदर। कंडीशन क्या रहेगा, एनी 2 कैंडिडेट्स का वर्किंग डेज दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ठीक है। ए और बी का आपको दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज, और सी और ए अगर काम करते हैं तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज अगर आपको दिया रहेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर ये सभी कैंडिडेट साथ में मिलकर के काम करेंगे तो वो उस काम को मिल करके इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे इतने नंबर ऑफ डेज में। आई बात समझ में, चलिए अब इसमें मान लीजिए ये जो निकला हुआ है फॉर्मूला, ये क्या निकला हुआ है, व्हेन ऑल द 3 कैंडिडेट्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है, और दे वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी डन इन दीज मेनी डेज। अगर ए बी और सी तीनों मिलकर के काम कंप्लीट करेंगे तो ये काम जो है वो 2 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन कैसे क्या पूछ सकता है, इसको एक स्टेप और देखते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है कि भाई इफ ए वर्क्स अलोन देन इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द वर्क। तो ए अगर इंडिविजुअल काम करेगा तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी अगर उस काम को करना चाहे तो इंडिविजुअली कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और अगर सी उसी काम को करना चाहे तो इंडिविजुअली कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको करना कुछ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आया। ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंट्स व्हेन ऑल दीज 3 कैंडिडेट्स वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन दीज मेनी डेज। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इफ ए एलोन विल डू द वर्क, अगर ए इस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर y इंटू आर अपॉन वाई माइनस आर करना। अब ये y क्या है तो इसको याद रखिएगा, ए बी एंड सी इस प्रकार से अरेंज कीजिएगा और उसके नीचे एक्स वाई जेड को लिखिएगा। अगर हम ए के लिए निकाल रहे हैं ना यहाँ पे ए एलोन विल डू द वर्क, जब हम ए के बारे में बात करेंगे तो इसको एक्स को नहीं लेना, वाई को लेना है, तो वाई इंटू आर अपॉन वाई माइनस आर करना है।
जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वाई को नहीं लेना, जेड को लेना है। तो क्या हो जाएगा, बी एलोन विल कंप्लीट द वर्क इन जेड इंटू आर अपॉन जेड माइनस आर। और जब हम सी को निकालेंगे, सी एलोन विल कंप्लीट द वर्क इन, तो जेड को लेंगे, एक्स को लेंगे, तो एक्स इंटू आर अपॉन एक्स माइनस आर। बस ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए के बारे में पूछेगा तो वाई लेना है, वाई इंटू आर अपॉन वाई माइनस आर। बी के बारे में पूछेगा तो आपको जेड लेना है, जेड इंटू आर अपॉन जेड माइनस आर। और सी के बारे में पूछेगा तो एक्स इंटू आर अपॉन एक्स माइनस आर। अब ये आर क्या है, तो आर यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए होगा, इसमें देखते हैं आर क्या है। देखिए यहाँ आर लिखा हुआ है, ये आर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पर। रितु एक काम को 10 आवर्स में करती है, तो रितु कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स। रितु completes the same piece of work in 12 hours and Situ can complete the same piece of work in 15 hours. अब इस क्वेश्चन को सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिए। रितु उस काम को करने में 10 आवर्स का टाइम ले रही है, कम समय लग रहा है, मतलब इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी है, जो पर्सन सबसे कम समय लेगा उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। तो रितु यहाँ पर केवल 10 आवर्स ले रही है एज कम्पेयर टू 12 एंड 15 आवर्स, तो यहाँ पर रितु की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। और बीच की इफिशियंसी किसकी यहाँ पे, गीतू की, वो 12 आवर्स में काम को कंप्लीट कर रही है इंडिविजुअल, अगर को करना चाहे तब। और सीतू जो है वो सबसे ज़्यादा समय ले रही है, 15 आवर्स का टाइम ले रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सीतू की इफिशियंसी सबसे कम है। आई बस समझे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल कंप्लीट द वर्क, वो काम को कितने देर में या कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्किंग टुगेदर। तो इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर्स द वर्क विल बी डन। इसके लिए फार्मूला क्या बताया था आपको मैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इफिशियंसी को सम करके भी बना सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला आया है वो इफिशियंसी को ही हमने ध्यान में रख करके बनाया है। तो डायरेक्ट फार्मूला से बताऊँ या फिर डिटेल मेथड से बताऊँ, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला क्या बोलता है यहाँ पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 3 कैंडिडेट्स है ना यहाँ पे, तो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर आवर्स अपॉन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर ऑफ आवर्स, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू जेड। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पर, 10 12 इंटू 15, तो 10 इंटू 12 इंटू 15 होल अपॉन 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15 प्लस, ये हो जाएगा 10 इंटू 15। इतना लंबा चौड़ा हार्ड वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टेबल लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 15 होल अपॉन, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 120 प्लस 180 प्लस 150, सबको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 10 इंटू 12 इंटू 15 होल अपॉन, हाउ मच इज इट, 0 5 8 13 प्लस 2 15, ठीक है, 1 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 450, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 वन सा एंड 15 3 सा, 3 वन सा 3 4 सा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 आवर्स इसका आंसर है। अगर तीनों मिल करके उस काम को करना चाहेंगे तो काम केवल और केवल 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तीनों साथ में मिल करके काम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब मोर नंबर ऑफ पर्संस लेस नंबर ऑफ डेज, हो रहा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ें, ठीक, कोई डाउट होगा तो बताइएगा ना मुझे। Now let us see this question. A and B can do a piece of work in 20 days, B and C can do it in 12 days, and C and A can do it in 15 days. In how many days
दे विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर वो साथ में मिल करके काम करते हैं। मीन्स हमें निकालना क्या है, देखिए इसमें इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे है यहाँ पर। देखिए ए एंड बी, तो ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। बी एंड सी working together can complete the work in 12 days, and C and A working together can complete the work in 15 days। यही है यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो इफ दे वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमको बस यही निकालना है। ठीक है, नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यूज हियर। तो मान लेते हैं ये वैल्यू है आपका x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। लेट अस पुट दिस वैल्यूज हियर। so we have 2 into 20 into 12, 20 into 12 into 15 होल अपॉन, देखो डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं पहले, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा 240 प्लस 15 12 ज़ा 180 प्लस 15 20 ज़ा 300। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15 होल अपॉन, अब सबको ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है यहाँ पर 0 8 प्लस 4 12 कैरी और 1 4 5 5 प्लस 2 7 720 हो रहा है यहाँ पर। देखिए इस जीरो के साथ इस जीरो को कैंसिल कीजिए, 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, बचा क्या हमारे पास 5 into 2 that is 10 days। so the work will be completed in only 10 days if they all work together। is that clear? एकदम आसान था, कुछ नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि भाई वो इंडिविजुअल कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, तब सिचुएशन क्या करना था हमें यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है यहाँ पे ए, तो ए एलोन विल कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में करेंगे, तो 10 इंटू, मैं आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट याद है आपको, ये ए बी एंड सी है और ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है, अगर ए का निकालना है तो क्या करेंगे, वाई को लेना पड़ेगा। वाई यहाँ कितना है 12 है, और से बताया था। अगर ए का ए अगर एलोन उस काम को कंप्लीट करना चाहेगा तो कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, y इंटू आर अपॉन वाई माइनस आर, तो y का वैल्यू यहाँ कितना है यहाँ पर 12 इंटू आर कितना निकला यहाँ पर 10 होल अपॉन 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 डेज। अगर ए उस काम को अकेले करना चाहेगा तो 60 डेज में काम कंप्लीट करेगा। बी उस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा एलोन, सो बी विल टेक टू कंप्लीट द टाइम z इंटू आर, क्योंकि आपको बी का निकाल रहे हैं ना तो z को लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वी हैव z कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 इंटू 10 अपॉन 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 होल अपॉन 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, इट मीन्स 30 डेज का टाइम लेगा। ठीक है, और अगर कहीं सी उस काम को अकेले करना चाहेगा तो सी कितने दिन काम कंप्लीट करेगा, ठीक है अकेले करेगा तो ये हो जाएगा x का वैल्यू लेंगे यहाँ पे 20 इंटू 10 होल अपॉन 20 माइनस 10। ठीक है, तो वी हैव 10 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 20 डेज का आंसर हो रहा है। इस प्रकार से आप इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड है, इसको याद रखिएगा। डिटेल मेथड जाएंगे तो हमको पूरा इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये ज़्यादा बेटर होगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस फार्मूला। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में, फार्मूला याद रहेगा,
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन का आंसर 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको एक स्टेप और आगे करके बताया है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज भी पूछा है तो आपको करना कुछ नहीं, 3 स्टेप और बनाना है तो आपको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद कैसे रखोगे? फॉर्मूला इसको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप लेकर के आना ही आना है, उसके बाद क्या करना है, इसको यूज करना है यहाँ पर। आई बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। बना लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग का बन गया क्या? प्लीज बताइए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट किया है, आपको भी उन सब मेथड्स को समझना है, सीखना है। और कैलकुलेशन छोटे छोटे नंबर्स ही हैं, इसलिए कैलकुलेशन हो पाएगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 days, and C and A can do it in 20 days. How long would each take separately to do the same work? Can you please try this question? सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन देखा है सेम है, ओनली द थिंग दैट डिफर्स इज द नंबर्स। तो बनाइए फटाफट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको जो नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा ना वो इंडिविजुअल ना दे करके पेयर में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ जो नंबर ऑफ जो डेज दिया हुआ है ना वो पेयर का है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया हुआ है। आपको सबसे पहले वो एक साथ काम कैसे करते हैं, कितने दिन काम कंप्लीट करते हैं, उसको फॉर्मूला से आपको निकाल लेना है। फिर आपको इंडिविजुअल के लिए एक अलग सा छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, बन गया? तो इसका आंसर नंबर ए, ये ऑप्शन है इसका। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, होपफुली आज की क्लास सबको समझ में आए। किसी को कहीं में कोई डाउट है क्या? एनी क्वेरी? अंडरस्टूड 100%? चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स आज के बस क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी एट द सेम प्लेस विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विद डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव नाइस डे।